बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मलेशिया की काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो आपसे शेयर करनी है कॉलिंग वीज़ा के हवाले से। उसके बाद 2023 स्टार्ट होने के कोटा कितना अनाउंस होने के चांसेस हैं। और बहुत सारे लोगों के सवाल भी आ रहे थे जी कि कोटा सिस्टम जो है उसमें कितने चांसेस हैं कि कितना कोटा निकल सकता है, किस किस सेक्टर में कितना कितना कोटा निकलने के चांसेस हैं। और इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि जी A to A और A to B वीज़ा के जो सैलरी पैकेजेस हैं वो किस सेक्टर में ज़्यादा हैं। तो इस सारे वीलॉग को आज हम कवर करेंगे मलेशिया के अकॉर्डिंगली। और आप हमारे चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। देखिए, नई गवर्नमेंट ने अपना जो है वो संभाल लिया है और अभी जो नई पॉलिसीज़ हैं वो भी सामने आना शुरू हो गई हैं बहुत सारे सिनेरियोज़ में। और इसके साथ साथ जो कोटा सिस्टम है उसको लेके बहुत सारे कंसर्न्स रखे जा रहे हैं कि जी कोटा सिस्टम किस सेक्टर में ज़्यादा आने के चांसेस हैं और किस सेक्टर में जो है वो कोटा सिस्टम में अगले साल में वीज़े ज़्यादा निकलेंगे। देखें, अभी तक तो कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि किस कोटा सिस्टम में कितने चांसेस हैं कि वीज़ा इशूज़ होगी ज़्यादा, और किस में चांसेस हैं कि ज़्यादा वीज़ा निकलने के उम्मीद है और किस मुल्क के वीज़ा निकलने की उम्मीद है। इसके ऊपर अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन जो सिनेरियो और कंडीशंस बता रही हैं मलेशिया की इस टाइम के ऊपर करंटली, और मलेशिया के जो ओवरऑल इकोनॉमिक हालात हैं उसको देखते हुए सब ज़्यादा जो वीज़ा निकलने के चांसेस हैं वो कंस्ट्रक्शन में और प्लांटेशन में है। प्लांटेशन को तब के उनके जो सारा का सारा सर्वाइवल है मलेशिया का वो पाम ऑयल के ऊपर, और पाम ऑयल के जो फार्म हाउसेज हैं वहाँ पे मलेशियंस को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते काम करने के लिए। तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए मलेशियंस जो हैं वो चाहते हैं कि वो इस इन प्लांटेशन की तरफ ना जाएं और जहाँ पे फॉरेनर्स ही आके काम करें। फिर जितने पैसे प्लांटेशन में मिलते हैं शायद मलेशियंस उसके ऊपर एग्री नहीं होते काम करने के लिए, तो फिर मजबूरन जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया से लेके आना पड़ता है लोगों को। बहुत सारे लोग जो हैं वो जब वीज़ा की चीज़ें इकट्ठी करते हैं और वीज़ा की इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उनको लगता यही है कि उनको सर्विस सेक्टर में वीज़ा मिल जाए और उन्हें सर्विस सेक्टर में रह के ही वो उनका तमाम का जो सिनेरियो है वो चलता रहे। लेकिन इस सारी बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो सर्विस सेक्टर है वो पाकिस्तानियों के लिए सर्विस सेक्टर होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो सिर्फ क्लीनिंग की जॉब के लिए होता है। और पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर में अगर आप पाकिस्तानी हो, अगर आप सर्विस सेक्टर में अप्लाई करते हैं तो आपको चांसेस नहीं होते कि आपको सर्विस सेक्टर का वीज़ा मिलेगा, क्योंकि मलेशिया में सर्विस सेक्टर में बहुत सारे नेपाली काम कर रहे हैं या बंगाली काम कर रहे हैं। और उनकी मेन वजह यही है कि उनको वो जो परफॉर्मेंस कम पैसों में मिल रही है वो एक उनको मिल जाती है और उनको खाना रैश भी मिल जाता है, और वो प्रेफर करते हैं बंगाली और नेपाली आके सर्विस सेक्टर में काम करें। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है लोगों का कि जी टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ में जो है वो सब ज़्यादा सैलरी पैकेजेस किसके हैं और किस कॉलिंग वीज़ा की तरफ हमें जाना चाहिए, और किस अगर हमारे पास ऑप्शन आती है या हमारी जो अगर हम कॉलिंग वीज़ा के ऊपर थोड़ा सा वर्किंग कर रहे हैं तो हमें किस कॉलिंग वीज़ा की तरफ जाना चाहिए। देखें, इसकी बहुत सारी एक एक तो ये है कि आपकी अपनी परसेप्शन क्या है, आप खुद क्या चाहते हैं, खुद आपका अपना इंटरेस्ट क्या है। आपका अपना इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखें, इस टाइम के ऊपर जो पाकिस्तानीज़ हैं स्पेशली उनको कंस्ट्रक्शन के वीज़े और प्लांटेशन के वीज़े ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और प्लांटेशन का वीज़ा इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा है पाकिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन और प्लांटेशन के वीज़े में ज़्यादा जा रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तानी तब हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन में आपका ओवर टाइम लगता है, आपको पैसे थोड़े बेहतर मिल जाते हैं। फिर पाकिस्तानी जो हैं वो प्रेफर करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो हमारे देही इलाकों में रहते हैं लोग, वो कंस्ट्रक्शन के काम को भी जानते हैं और वो उन अपने काम के ऊपर उनको ग्रिप होती है, इस वजह से वो कंस्ट्रक्शन के काम में ज़्यादा जाते हैं। कंस्ट्रक्शन के काम में आपका जो ओवर टाइम है वो मल्टीप्लाई बाय 1.5 या मल्टीप्लाई बाय 2 भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपकी सैलरी है। सैलरी तकरीबन आपकी कंस्ट्रक्शन में बन जाती है, अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं तो 2000-2500 रिंगेट के दरमियान बन जाती है, जो कि बड़े हैंडसम पैसे हैं। आप उसमें से आपको खाना रैश मिल जाता है, आप ले लें। अच्छा, इसमें जो डिबेटेबल चीज़ है वो ये है कि अगर आप A to A वीज़ा के ऊपर हैं तो फिर तो सारी चीज़ें जो है ना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने सारा कुछ करना है। अगर आप A to B वीज़ा के ऊपर हैं तो फिर आपको कंपनी से रिन्यूअल कराना है, लेकिन आप ओपन काम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ पे जाएँ आप काम करें। आपका रिन्यूअल भी जो है वो आपका जैसे भी होता है वो आपकी डिपेंड करता है मर्ज़ी के ऊपर कि आपको किस तरह जो है वो काम करते हैं। जो प्राइस है वो वेरी करती है वीज़ा के ऊपर के आप जो हैं वो कितना प्राइस जो है वो चार्ज करते हैं। और हर एजेंट अपनी वीज़ा पॉलिसी चार्ज करता है। किसी एजेंट के पास डायरेक्ट वीज़े आए हुए हैं वो कम पैसे ले लेगा आपसे, कोई बीच में मिडल मैन इन्वॉल्व है थोड़े से ज़्यादा पैसे ले लेगा। तो वो डिपेंड करता है आपका जो है वो वीज़ा जो आपको पैसे कितने चार्ज कर सकता है। कल मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाई थी जो कि आप कल जाके सुन सकते हैं कि एक्चुअली जो कॉलिंग वीज़ा की फ़ीस कितनी
हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एक एजेंट जमा करवाता है मलेशियन इमिग्रेशन में, वो सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो में बनाई हुई, जो आके आप जाके कल देख सकते हैं, कल की जो वीडियो है। जो अब लोग जो हैं वो A to A में भी जाते हैं, A to B में भी जाते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आपको A to A मिलता है या A to B मिलता है, आपको जो भी वीज़ा मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर आप A to A में जाएँ या A to B में जाएँ, आप ये देखेंगे आप जो काम आपको बताया जा रहा है एक्चुअली आप उसी सेक्टर में जाएँ। ऐसा ना हो कि आपको सर्विस सेक्टर का बता के लेके जाएँ और काम आपसे वहाँ पे कोई डिफरेंट कराएँ, तो बड़ा मसला हो सकता है आपके लिए, और वो आपके लिए शायद वहाँ पे जाएँ तो फिर आप डिसहार्ट होके बैठ जाएँ, डीमोटिवेट होके बैठ जाएँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसका आपको नुकसान हो सकता है। और आप जो एक माइंडसेट बना के आप गए होंगे, शायद वो माइंडसेट के ऊपर आप काम ना कर सकें। अब देखना ये है कि जो कॉलिंग वीज़ा है वो चाहे A to A या A to B वाला है, वो अब आपको जो भी मिलता है वो आपके एजेंट के साथ अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपको मिल सकता है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल आता है कि आपको देखना ये है कि एजेंट आपका ठीक होना चाहिए। अब यहाँ पे लोग जो कॉमन सवाल करते हैं, कमेंट भी करते हैं जी कि नहीं इतने पैसे इतने पैसे। देखिए, हम जो आपको चीज़ बताते हैं वो करंट सिनेरियो को सामने रख के बताते हैं, पूछ के बताते हैं, जो लोग हमारे गए होते हैं हम उनसे डिस्कस करके आपको बताते हैं। और लेकिन इस रेट में वेरिएशंस हो सकती हैं। अब हर बंदे का अपना रेट है। देखें, ये तो वही बात है कि पाकिस्तान में कहते हैं ना, जिधर लगी उधर लगा लेते हैं। ये आपका हर एजेंट का अपना रेट है। मैंने एक बात हमेशा की कि अगर एजेंट जो है वो अगर उसके पास डायरेक्ट वीज़े हैं तो हो सकता है आपको कम पैसों में दे दें। अगर हो सकता है उसके साथ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो अपना मार्जिन डेफिनेटली रखता है। लेकिन एक एजेंट जो है वो 40-50 हज़ार का मार्जिन ज़रूर रखता है। फिर भी आपको कॉलिंग वीज़ा के ऊपर कोई भी अपडेट्स चाहिए या एजुकेशन के ऊपर कोई अपडेट्स चाहिए मलेशिया के हवाले से, या आपको किसी भी रेलिवेंट वीज़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।